हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 47 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। शिव जैसे ही अपने कमरे के अंदर आया उसने गहरी सांस ली। उफ, आज तो सच में जान निकल गई। बुदबुदाते हुए उसने अपना कोट उतार कर बेड पर फेंक दिया। दिन भर की भागदौड़ के बाद वह बेहद थक चुका था। इस वक्त उसके बदन पर सिर्फ ट्रैक पैंट थी। वह पूरी तरह इस बात से अनजान था। तभी अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ से बालों से पानी की बूंदें टपकाती हुई सिर्फ सफ़ेद तौलियों में लिपटी लूना बाहर निकली। जैसे शिव की नज़र उस पर पड़ी, उसका चेहरा एक पल में बदल गया। वो घबरा कर तुरंत दूसरी तरफ देखने लगा। ये क्या है लूना? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और मेरा वॉशरूम क्यों इस्तेमाल कर रही हो? वहीं लूना की नज़रें शिव के चौड़े मजबूत कंधों और हल्की पसीने की बूंदों से चमकते सीने पर अटक गई थी। कुछ क्षणों के लिए वह जैसे उसे देखती ही रह गई। जब शिव ने देखा कि कोई जवाब नहीं मिला तो वह झुंझुलाकर बोला, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, इतनी चुप क्यों हो? लूना जैसे अचानक अपने ख्यालों से बाहर आई। उसके होठों पर शरारती मुस्कान तैर गई। वह धीरे धीरे चलते हुए शिव के बिल्कुल पीछे आकर खड़ी हो गई, इतनी करीब कि शिव उसकी सांसों की गर्माहट तक महसूस कर सकता था। तेज धड़कने लगा। लूना ने धीरे से अपनी उंगली उसकी पीठ पर फिराई और मुस्कुराकर बोली, मेरे कमरे के वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा था तो सोचा आपका इस्तेमाल कर लूँ। फिर थोड़ा और झुककर धीमे से फुसफुसाई, लेकिन शिव बाबू, आप इतने शर्मा क्यों रहे हैं? जरा पलटकर मेरी तरफ तो देखिए। शिव ने तुरंत दोनों आंखें कसकर बंद कर ली। वह बिना मुड़े गहरी आवाज में कहा, अच्छा तो वैसे तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अमृता के फ्लैट पर होना चाहिए था ना? लूना ने उसकी पीठ पर अपनी उंगली की हरकत को जारी रखा और उसके कानों के पास थोड़ा और झुक गई। उसकी भीगी जुल्फों से पानी की एक बूंद शिव के कंधे पर टपकी। लूना नशीली फुसफुसाहट में बोली, आप भूल रहे हैं शिव बाबू, मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि एक रिसर्चर भी हूँ। यहाँ इस लैब में मुझे कुछ ज़रूरी काम था। काम खत्म हुआ तो थोड़ा फ्रेश होने के लिए आपके वॉशरूम में आ गई। लेकिन आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? जरा पलटकर मेरी तरफ देखिए तो सही। शिव ने झुंझुलाकर उसके पीछे मुड़ते हुए उसकी कलाई पकड़ ली और हल्के से खुद से दूर करते हुए बोला, लूना, पहले जाकर ढंग से कपड़े पहन लो, उसके बाद बात करते हैं। लूना खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वाह, हमारे बहादुर शिव बाबू एक तौलिए से डर गए। शिव ने झुंझुलाकर कहा, डर नहीं रहा हूँ, बस अपनी नज़रें बचा रहा हूँ, वरना बाद में तुम ही कहोगी शिव बाबू बहुत बदमाश है। यह सुनते ही लूना की हंसी और तेज हो गई। वो शरारत से बोली, ओह, मतलब बदमाश बनने का इरादा तो है, बस कंट्रोल कर रहे हैं। उसकी बात सुनते ही शिव खामोश हो गया। उसकी पकड़ लूना की कलाई पर कस गई। वहीं लूना की आंखों में शरारत चमक उठी। अगले ही पल उसने अपनी कलाई छुड़ाई और हल्का सा धक्का दिया। बिल्कुल अचानक होने की वजह से शिव पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ सीधे बेड पर जा गिरा। उसकी आंखें पूरी तरह फैल गई। वह जैसे ही सीधे बेड पर गिरा, सामने से तौलिए में लिपटी लूना का कातिलाना रूप उसकी आंखों के सामने था। शिव का गला पूरी तरह सूख गया। वह चाहकर भी अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकाल पा रहा था। वह उठकर लूना को रोकना ही चाहता था, लेकिन लूना ने उसे मौका ही नहीं दिया। वह बिजली की फुर्ती से आगे बढ़ी और सीधे बेड पर शिव के ऊपर आकर लेट गई। दोनों के शरीर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ चुके थे। सांसें बेतरतीब होकर आपस में उलझ रही थी और धड़कनों का शोर कमरे के सन्नाटे को चिर रहा था। शिव हांफते हुए खुद को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, लूना, ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रही हो तुम? लूना शिव की आंखों में आंखें डालकर बहुत प्यार से बोली, बस आपसे प्यार कर रही हूँ। देखिए शिव बाबू, मैंक और जैस्मीन ने अपनी शादी का पूरा प्लान सेट कर लिया है। अब आप भी ज़्यादा नखरे मत कीजिए और जल्दी से अपनी हाँ कह दीजिए। शिव गुस्से और घबराहट में कहा,
दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, हटो मेरे ऊपर से। लूना एक कड़वी और नम मुस्कान के साथ बोली। हाँ, मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है, क्योंकि मैं आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ शिव बाबू। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आपके दिल में भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है। आप भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप खुद को जबरदस्ती रोक रहे हैं। शिव ने झुंझुलाकर पहले उसे हल्के से दूर करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल लूना की आंखों में हल्की नमी देख जैसे उसके भीतर चल रही सारी लड़ाइयाँ हार गई। उसने धीरे से लूना की कमर थाम ली। लूना की सांसें एक पल को थम गई। उसकी आंखों में हैरानी के साथ एक चमक उभर आई। शिव ने बिना कुछ कहे उसे अपनी ओर खींच लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गई। कमरे में गहरा सन्नाटा था, बस उनकी तेज धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद शिव ने बहुत धीरे से अपना माथा लूना के माथे से टिकाया और कहा, तुम मुझे बहुत मुश्किल में डाल देती हो। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। और तुम, लूना ने धीमे से कहा, हर बार अपने दिल की बात छिपा लेते हो। यह कहते ही लूना ने सारे फासले मिटा दिए। उसने झुककर तुरंत अपने कांपते और गर्म होठ शिव के होठों पर रख दिए। शिव की आंखें झटके से फैल गई। उसका दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। शुरुआत में उसने खुद को रोकने की आखिरी कोशिश की। उसने लूना के कंधे को पकड़कर दूर हटाना चाहा, लेकिन लूना के जिस्म की गर्माहट और उसके होठों की छुअन ने शिव के सारे सब्र को एक पल में तोड़ दिया। शिव का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया और दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। अगले ही पल उसने खुद को लूना के हवाले कर दिया। उसके दोनों मजबूत हाथ आगे बढ़े और लूना की नाजुक कमर को अपनी गिरफ्त में दबोच लिया। शिव ने उसे इतनी जोर से अपनी तरफ खींचा कि लूना का बदन पूरी तरह उससे चिपक गया। बीच की सारी दूरियां पल भर में मिट गई। शिव का यह बोल्ड रूप देखकर लूना के चेहरे पर एक कातिलाना चमक आ गई। वह समझ गई कि शिव अब पूरी तरह उसका हो चुका है। अब दोनों के बीच कोई झिझक, कोई पर्दा नहीं बचा था। दोनों के होठ एक दूसरे से पूरी तरह उलझ गए। लूना ने शिव के बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी और वहीं शिव दीवानों की तरह लूना को चूमने लगा। यह एक ऐसा गहरा, लंबा और बोल्ड किस था जिसमें बरसों का छिपा हुआ अट्रैक्शन और दीवानगी पिघलकर बह रही थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो चुके थे कि उन्हें खुद का भी होश नहीं था। कमरे की हवा में एक अजीब सा नशा घुल चुका था। सन्नाटे को चिरती हुई दोनों की तेज और भारी सांसें और प्यार की धीमी सिसकियां अब पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। वह दोनों बेड पर एक दूसरे में सिमटे हुए थे और वक्त जैसे उनके इस मुकम्मल पल को देखकर वहीं थम गया था। सुबह की हल्की सुनहरी किरणें जैसे ही फार्म हाउस के कमरे में बिखरी, मन्नत की आंख खुल गई। वह धीरे धीरे उठकर बैठी। अगले ही पल उसने अपने पैरों को जमीन पर रखा और हैरान रह गई। अरे, उसने एक दो कदम चलकर देखा। चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। कल तो इतना दर्द था, 10 चक्कर लगाते लगाते तो जान ही निकल गई थी, लेकिन आज तो बिल्कुल दर्द ही नहीं है। उसने अपने पैरों को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। वाह, साथ में नींद भी कितनी अच्छी आई। ये कैसे हुआ? वह कुछ पल सोचती रही, फिर कंधे उचकाकर मुस्कुरा दी। चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वह जल्दी से तैयार हुई और सीधे ट्रेनिंग एरिया की तरफ चली गई। जैसे वह ग्राउंड एरिया में आई, उसकी नज़र वहां खड़ी लूना पर पड़ी। लूना वहां खड़ी खड़ी बुरी तरह उबासी ले रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे और उसके चेहरे पर रात भर न सोने की थकान साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर मन्नत की भवें सिकुड़ गई। वह दबे कदमों से लूना के बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई और शरारत से कमर पर हाथ रखकर पूछी, क्या बात है लूना, तुम्हारी नींद रात में पूरी नहीं हुई क्या? इतनी उबासी क्यों आ रही है? मन्नत की आवाज़ अचानक कानों में पड़ते ही लूना पहले तो बुरी तरह हड़बड़ा गई। फिर उसने खुद को संभालते हुए अपने होठों को तिरछा किया और अपनी गर्दन को झटकते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मन्नत, मैं बस बहुत थक गई हूँ। मन्नत ने अपनी आंखें सिकोड़ी और शक भरी नज़रों से उसे देखते हुए पूछी, अच्छा, और तुम्हारी इस थकान की असली वजह क्या है मैडम?
कल फार्म हाउस के पूरे 10 चक्कर तो मैंने लगाए थे, टांगे मेरी टूटी थी, तो भला तुम क्यों थक गई? मन्नत का यह सवाल सुनते ही लूना के चेहरे को तो जैसे तोते उड़ गए। उसके गाल अचानक शर्म से लाल होने लगे। अब भला वो मन्नत को क्या ही बताती कि वो रात भर सो क्यों नहीं पाई थी। उसके और शिव के बीच रात भर जो पैशनेट रोमांस का सैलाब आया था, वो बात वो कैसे बयान करती। तभी मन्नत की तेज नज़र लूना की सफ़ेद गर्दन पर पड़ी, जहाँ पर एक गहरा नीला निशान साफ चमक रहा था। उस निशान को देखते ही मन्नत सारा माजरा एक पल में समझ गई। उसके चेहरे पर एक बेहद सातिर और शरारती मुस्कान आ गई। वह लूना के कान के पास झुककर कोहनी मारते हुए हौले से बोली, ओहो, तो अब जाकर मुझे समझ में आया कि तुम रात भर जाग कर क्या रिसर्च कर रही थी लूना। लूना ने घबराकर तुरंत अपनी गर्दन को बालों से छिपाने की कोशिश की और पूछी, मतलब तुम क्या बकवास कर रही हो मन्नू? मन्नत खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मतलब ये मेरी प्यारी डॉक्टर कि अगर किंग की नज़र तुम्हारी इस गर्दन पर चली गई ना, तो वो तुम्हारे उन सीधे साधे शिव बाबू का कचूमर ही निकाल देंगे। वैसे मानना पड़ेगा लूना, तुम जरा भी शर्मा नहीं रही हो, बल्कि तुम दोनों का तो रोमांस खुलेआम शुरू हो चुका है। यह कहते कहते मन्नत का चेहरा अचानक थोड़ा उदास हो गया। उसने एक ठंडी सांस ली और अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और निराश होकर बुदबुदाई, पता नहीं मेरा और वी का रोमांस दोबारा कब शुरू होगा। हमारे बीच तो पहले ये जो नफरत और गलतफहमियों की दीवार खड़ी है वो हटेगी, तभी न रोमांस होगा। उनकी ये नाराज़गी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और गुस्सा है कि ठंडा ही नहीं हो रहा है। तभी पीछे से वेदांश की भारी आवाज़ गूंजी, अगर आपका गॉसिप सेशन ख़त्म हो गया हो मन्नत, तो क्या हम ट्रेनिंग शुरू करें? वो दोनों तुरंत पलटकर पीछे देखी। सामने वेदांश खड़ा था। काले रंग की जिम सूट में उसका व्यक्तित्व हमेशा की तरह बेहद प्रभावशाली लग रहा था। अभी अभी वर्कआउट खत्म करके आया था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। बाल हल्के से बिखरे हुए थे और उसकी मजबूत बाहों पर पसीने की चमक उसकी मेहनत की गवाही दे रही थी। लेकिन उसकी गहरी, गंभीर और पैनी नज़रें किसी और पर नहीं, सिर्फ मन्नत पर टिकी हुई थी। उस एक नज़र ने मन्नत के दिल की धड़कनें फिर से बेकाबू कर दी। उसे ऐसा लगा जैसे पूरे ग्राउंड में मौजूद हर आवाज़ अचानक गायब हो गई हो और अब वहाँ सिर्फ 2 धड़कनों की खामोश गूंज बाकी रह गई हो। मन्नत की नज़र तो वेदांश से हट ही नहीं रही थी, लेकिन क्या ही फायदा उन नज़रों का जब वेदांश ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसे तो बस यही लग रहा था कि वेदांश अब भी उससे पूरी तरह नाराज़ है। उसे कहाँ पता था कि वेदांश की नज़रें हर पल चुपके से उसी पर ठहर जाती थी। बस फर्क इतना था कि पहले वह खुलेआम उसे देखा करता था और अब चोरी छिपे। वेदांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एक नज़र लूना की तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, लूना, बाकी तैयारियां कर लीजिए, आज की ट्रेनिंग मैं संभाल लूँगा। जी किंग। लूना मुस्कुराई और जाते जाते उसने मन्नत को आंख मार दी। मन्नत उसे घूर कर रह गई। वहीं वेदांश धीमे कदमों से मन्नत के सामने आकर रुका। उसने अपने हाथ पीछे बांध लिए, फिर पूरी गंभीरता से बोला, आज मैं आपका ट्रेनर हूँ, इसलिए मेरी हर बात माननी होगी। बस इतना सुनना था। मन्नत का दिल जैसे खुशी से उछल पड़ा, धड़कनें अन्यास ही तेज हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच भी, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है। वेदांश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरी प्रोफेशनल गंभीरता के साथ आगे बोला, पहले वार्म अप कीजिए। मन्नत ने तुरंत आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वेदांश ने स्टॉप वॉच ऑन करते हुए कहा, कल आपने 10 चक्कर लगाए थे, आज 12 लगाने हैं। सुनते ही मन्नत की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वह पाउट बनाते हुए बोली, प्लीज़ भी, मुझे आज नहीं दौड़ना, मैं कुछ और एक्सरसाइज कर लेती हूँ ना, लेकिन प्लीज़ रनिंग नहीं, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। पैरों में दर्द होता है। मन्नत के मुंह से यह सुनते ही वेदांश की भवें तन गई। वह अच्छी तरह जानता था कि मन्नत झूठ बोल रही है, क्योंकि कल रात खुद उसने अपने हाथों से इसके पैरों की मालिश की थी। उसने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए सख्ती से कहा, दर्द हो या कुछ भी,
आपको ये 12 चक्कर पूरे करने ही होंगे। और अगर आपने ज़्यादा बहस की तो मैं इस टारगेट को बढ़ाकर 15 चक्कर भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ 12 ही करने हैं। उसने मैदान की ओर इशारा किया। अब दौड़ना शुरू कीजिए। मन्नत ने बेचारगी से एक लंबी सांस छोड़ी। हे माता रानी, ये आदमी बिल्कुल भी नहीं पिघलता। वह बरबराते हुए दौड़ने लगी। पहला चक्कर, दूसरा, तीसरा, 5वां चक्कर पूरा होते होते उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थी। चेहरा पसीने से भीग गया था। वह वहीं रुक गई और दोनों हाथ घुटनों पर रखकर तेज तेज सांसें लेने लगी। प्लीज़ वी, उसने हांफते हुए कहा, अब नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। वेदांश कुछ क्षण उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे उसके पास आया। मन्नत ने उम्मीद भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। वेदांश ने शांत स्वर में कहा, मेरे साथ दौड़ेंगी? बस इतना सुनना था कि मन्नत की सारी थकान जैसे पल भर में हवा हो गई हो। उसकी आंखें चमक उठी। चेहरे पर ऐसी मुस्कान खिली कि जैसे किसी ने उसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी हो। आपके साथ? वह उत्साह से लगभग उछल पड़ी। आपके साथ तो मैं हिमालय भी दौड़ कर चढ़ जाऊं वी। वेदांश के होठों के कोने हल्के से मुस्कुराए, लेकिन उसने तुरंत अपने चेहरे पर वही गंभीरता लौटा ली। तो चलिए, दोनों साथ साथ दौड़ लगाते हैं। दोनों साथ में दौड़ पड़े। अब मन्नत का ध्यान अपनी सांसों पर नहीं था, न ही थकान पर, न ही पैरों के दर्द पर। उसकी पूरी दुनिया इस समय सिर्फ एक चेहरे तक सिमट चुकी थी। वह दौड़ तो मैदान में रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार चुपके से वेदांश के चेहरे पर चली जाती। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास, उसका गंभीर चेहरा, सब कुछ मन्नत के दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। देखते ही देखते 12 चक्कर पूरे हो गए, लेकिन मन्नत रुकी नहीं। वह वेदांश के साथ दौड़ती रही। 13, 14 और फिर 15वां चक्कर भी पूरा हो गया। जैसे ही 15वां चक्कर पूरा हुआ, मन्नत उत्साह में आगे बढ़ती चली गई। जब उसने पलटकर देखा तो वेदांश वहीं कुछ कदम पीछे खड़ा था। उसने दौड़ना बीच में ही रोक दिया था और अब सीने पर दोनों हाथ बांधे गहरी नजरों से सिर्फ मन्नत को देख रहा था। मन्नत मुस्कुराते हुए वापस उसकी ओर आई और शरारती अंदाज में बोली, क्या हुआ वी? आप थक गए क्या? आइए ना, अभी तो मैं और भी दौड़ सकती हूँ। वेदांश ने हल्का सा भव्य चढ़ाई। अच्छा, अब आपको थकान नहीं हो रही है? उसकी आवाज़ में हल्की सी सख्ती थी, लेकिन आंखों में छिपी मुस्कान साफ झलक रही थी। पूरे 15 चक्कर पूरे कर लिए आपने। कुछ देर पहले 5 चक्कर में ही आपकी सांसें फूल रही थी और अब कह रही हैं कि और दौड़ सकती हैं। मन्नत धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में वही मासूम प्यार झलक रहा था। वह मुस्कुराई और बेहद नरम आवाज में बोली, मैंने कहा था ना वी, आपके साथ तो मैं हिमालय भी चढ़ जाऊं। फिर ये 15 चक्कर क्या चीज़ है? वह कुछ पल रुकी, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है, अगर मैं थक गई तो मुझे संभालने वाले आप ही होंगे। गिर गई तो आप मुझे अपनी बाहों में उठा लेंगे। उसकी बात सुनकर वेदांश ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और सपाट आवाज में कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगली बार अगर आप थक गई तो खुद ही उठना पड़ेगा। मैं आपको अपनी बाहों में उठाने वाला नहीं हूँ। मन्नत की आंखों में शरारत चमक उठी। अच्छा, सच में? अगले ही पल उसने अचानक अपना टखना पकड़ लिया। आह! वह दर्द से कराहते हुए वहीं जमीन पर बैठ गई। वेदांश का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी भव्य चिंता से सिकुड़ गई। वह बिना एक पल गवाए घुटनों के बल वहीं बैठ गया। क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? उसकी आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक कैसे? मन्नत ने होठ भींचे, आंखों में आंसू लाने की कोशिश करते हुए धीमे से कहा, शायद मोच आ गई है। बहुत दर्द हो रहा है वी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। वेदांश ने एक पल भी देरी नहीं की। उसने बेहद सावधानी से मन्नत को अपनी बाहों में उठा लिया। मन्नत ने चुपके से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता की एक एक लकीर साफ दिखाई दे रही थी। वह उसे पास रखी बेंच तक लाया और बहुत संभाल कर बैठाया। फिर बिना कुछ सोचे उसके पैर अपने हाथों में लेकर ध्यान से देखने लगा। बताइए, कहाँ दर्द है, यहाँ या यहाँ? उसकी उंगलियां बेहद सावधानी से उसके टखने को टटोल रही थी। वही मन्नत के चेहरे पर धीरे धीरे एक मीठी सी मुस्कान खिलने लगी। वह मन ही मन सोच रही थी,
कहते तो हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जरा सी तकलीफ ने इनकी सारी सख्ती पल भर में पिघला दी। उसने प्यार से झुके वेदांश के माथे को देखा। उसका मन भर आया। बिना कुछ सोचे उसने झुककर धीरे से उसके माथे को चूम लिया। वेदांश का हाथ मन्नत के पैर पर ही ठहर गए। उसने झटके से अपनी नजरें उठाई और मन्नत को देखा। मन्नत अपनी ठुड्डी पर उंगली रखे उसे ही चिढ़ा रही थी। वह मुस्कुराते बोली, अभी तो आप कह रहे थे कि मैं गिरूंगी तो खुद ही संभलूंगी, फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर यहाँ कौन लाया वी? वेदांश ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की झेप थी। वह बोला, बहुत ड्रामेबाज हो गई हैं आप। फिर उसने उसके पैर को हल्के से दबाया। और वैसे भी आपका पैर बिल्कुल ठीक है। मन्नत की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। आपको पता चल गया वी? वेदांश ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपको मुझसे बेहतर कौन जानेगा? मन्नत शक पका गई। तो आपको पहले से पता था कि मैं ड्रामा कर रही हूँ? वेदांश खड़ा हो गया। शुरू से, और दिन पर दिन आप बहुत बड़ा ड्रामेबाज होती जा रही हैं। उसने घुरकर मन्नत को देखा और फिर कहा, अगर अब आपका नाटक खत्म हो गया हो तो आइए, आज मैं आपको फाइट शॉट सिखाऊंगा। मन्नत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। 1 मिनट भी, मैंने अभी आपके माथे पर किस किया था, उसके बदले आप भी मुझे एक किस कर दीजिए, फिर चलते हैं। वेदांश ने बिना कोई भाव बदले उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला आपने कब किया, इसलिए बदले में कुछ देना भी नहीं बनता। और अब एक भी शब्द आगे नहीं बोलेंगी। चुपचाप उठिए और चलिए, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। मन्नत ने मुंह फुला लिया और धीरे से बुदबुदाई, हे माता रानी, ये वी भी ना इतने सख्त बन रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं इनकी इस नाराज़गी को दूर करने के लिए और इनका खोया हुआ भरोसा वापस जीतने के लिए मुझे अभी और क्या क्या पापड़ बेलने होंगे। कुछ घंटे यूं ही बीत गए। इस दौरान वेदांश ने सिर्फ मन्नत की शारीरिक ट्रेनिंग ही नहीं करवाई, बल्कि उसे मानसिक रूप से मजबूत बनने की भी कई बातें समझाई। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, हर बात पर तुरंत भरोसा नहीं करना, पहले हर जानकारी का विश्लेषण करना, दुश्मन की हर चाल को समझना और सबसे ज़रूरी अपने दिल से पहले अपने दिमाग की सुनना। मन्नत एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसकी हर बात ध्यान से सुन रही थी। हालांकि बीच बीच में उसकी नज़रें चोरी चोरी वेदांश के चेहरे पर चली जाती। उसका वही सख्त और गंभीर चेहरा देखकर उसकी धड़कनें अन्यास ही तेज हो जाती। लेकिन जैसे ही वेदांश की गहरी नज़र उस पर पड़ती, वह तुरंत खुद को संभाल कर दोबारा ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगती। आखिरकार वेदांश ने घड़ी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल से हम हथियारों की बेसिक ट्रेनिंग शुरू करेंगे। मैं आपको गन हैंडल करना और उसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। यह सुनते ही मन्नत की सांस जैसे अटक गई। वह घबराकर बोली, क्या गन? नहीं वी, ये सब नहीं होगा मुझसे। सेल्फ डिफेंस तक तो ठीक था, लेकिन गन? वेदांश ने बिना कोई भाव बदले उसकी तरफ देखा और कहा, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी आवाज़ में वही शक्ति थी जिससे बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। कुछ ही पल में दोनों फार्म हाउस के अंदर आ चुके थे। अंदर आते ही वेदांश ने घड़ी पर नजर डाली और शांत स्वर में कहा, जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आपको राठौर मेंशन छोड़ दूंगा, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। मन्नत ने हल्के से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपने कमरे के वॉशरूम में चली गई। वहीं वेदांश हॉल में बैठकर कुछ जरूरी कॉल्स और मेल्स देखने लगा। उसका पूरा ध्यान काम में था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि मन्नत कब वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो भी कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही बिना सोचे समझे उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था। जैसे वो भीतर गया, उसके कदम वहीं ठिठक गए। सामने शावर चल रहा था और मन्नत पानी की गिरते बूंदों के नीचे नहा रही थी। वेदांश की गहरी नज़रें मन्नत के उस खूबसूरत बदन पर ठहर गई। पानी की बूंदें मन्नत के बदन से फिसल कर नीचे गिर रही थी। वेदांश की सांसें जैसे गले में ही अटक गई। वह चाहकर भी अपनी आंखें वहां से हटा नहीं पा रहा था। वहीं सामने शावर के नीचे खड़ी मन्नत घबराकर उसकी ओर देखने लगी। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई और समय जैसे वहीं थम गया।
मन्नत को तभी याद आया कि जल्दीबाजी में उसने वॉशरूम का दरवाज़ा लॉक ही नहीं किया था। उसके चेहरे पर शर्म और घबराहट एक साथ उतर आई। उसने तुरंत पास रखा बड़ा सा तौलिया उठाकर खुद को ढक लिया। वहीं वेदांश की सांसें अन्यास से भारी हो गई। 3 साल पहले ऐसी स्थिति दोनों के लिए सहज थी, लेकिन आज उनके बीच खड़ी दूरियां ने उसी पल को अजीब सी झिझक में बदल दिया था। वेदांश ने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर ली। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर कस गई। वह धीमे स्वर में बोला, आई एम सॉरी, मुझे लगा वॉशरूम खाली है। वह मुड़कर बाहर निकलने ही वाला था, वहीं मन्नत घबराकर आगे बढ़ी कि उसका पैर साबुन पर पड़ गया। आह! उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने लगी। आवाज़ सुनते ही वेदांश बिजली सी फुर्ती से पलटा। उसने एक झटके में मन्नत को अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। मन्नत गिरने से तो बच गई, लेकिन अब वह पूरी तरह वेदांश की बाहों में थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मन्नत की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। वेदांश कुछ पल तक बस उसे संभाले खड़ा रहा, फिर धीमी भराई आवाज में बोला, संभल कर, चोट लग जाती। मन्नत अब भी उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी उंगलियां वेदांश की शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी, मानो वो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं होना चाहती हो। इस हड़बड़ी में उसका तौलिया कंधे के पास से थोड़ा नीचे सरक गया था। दोनों की सांसें तेज थी। कुछ पल पहले की डर, झिझक और अचानक हुई यह नज़दीकी, सब कुछ मिलकर दोनों के दिलों की धड़कनें बेकाबू कर रहे थे। मन्नत को वेदांश की गर्म सांसें अपने नंगे कंधे पर महसूस हो रही थी, वहीं वेदांश को मन्नत की धड़कनें और उसकी सांसें सीधे अपने सीने पर फील हो रही थी। वेदांश को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने खुद को संभालते हुए मन्नत को थोड़ा दूर करना चाहा, लेकिन मन्नत ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। वह इस वक्त वेदांश से दूर होना ही नहीं चाहती थी। एक तरफ उसे शर्म भी आ रही थी और दूसरी तरफ अपने वी के लिए उसकी चाहत भी बढ़ती जा रही थी। घबराहट के मारे मन्नत का गला पूरी तरह सूख गया था। वेदांश ने जब दोबारा अपना हाथ बढ़ाकर उसे खुद से अलग करना चाहा, तब मन्नत ने झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस खींचतान में अचानक दीवार पर लगा शावर का बटन प्रेस हो गया और ऊपर से पानी की तेज बौछार शुरू हो गई। अब दोनों शावर के नीचे खड़े पूरी तरह भीगने लगे थे। पानी की बूंदें उन दोनों के चेहरे से होती हुई नीचे गिर रही थी। दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थी और वे भारी भारी सांसें ले रहे थे। पानी में भीगने की वजह से मन्नत का बदन वेदांश के सीने से और ज़्यादा चिपक गया था। वेदांश ने खुद को संयत करते हुए धीमे स्वर में कहा, आप खुद को संभालिए, मैं बाहर चला जाता हूँ। लेकिन मन्नत ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। नहीं वी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, ऐसे मत जाइए। वेदांश ने गहरी सांस ली और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। ठीक है, मैं आंखें बंद किए खड़ा हूँ, आप आराम से रेडी हो जाइए, मैं कुछ नहीं देखूंगा। शावर से गिरती पानी की बूंदें अब भी दोनों को भिगो रही थी। कुछ क्षणों तक केवल पानी की आवाज़ और उनकी धड़कनों का शोर था। मन्नत ने धीरे धीरे खुद को उसकी बाहों से अलग किया। उसने नज़र उठाकर देखा, वेदांश सचमुच अपनी आंखें बंद किए खड़ा था। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें बह रही थी और होठ हल्के से काँप रहे थे। वेदांश को इस तरह अपनी आंखें बंद किए हुए देख मन्नत के होठों पर एक बेहद खूबसूरत और दिलकश मुस्कान आ गई। उसे अपने वी का यह अंदाज बहुत प्यारा लगा। उसने अब एक पल की भी देरी नहीं की, बल्कि अपने पैरों के पंजों को थोड़ा सा ऊपर उठाया, वेदांश के गले में अपने हाथ डाले और सीधे आगे बढ़कर अपने नरम और भींगे हुए होठ वेदांश के होठों पर रख दिए। इस अचानक हुए किस से वेदांश के पूरे बदन में जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। उसकी पकड़ अनजाने में मन्नत की कमर पर कस गई थी। एक पल के लिए वह खुद भी भूल गया था कि वह किसे अपनी बाहों में थामे हुए है। दोनों की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो वॉशरूम की खामोशी में साफ सुनाई दे रही हो। इस वक्त वह न तो मन्नत को खुद से दूर कर पा रहा था और न ही अपने पैर पीछे खींच पा रहा था। पानी की गिरती बौछार के बीच उसका हाथ मन्नत की चिकनी कमर पर धीरे धीरे फिसलने लगा, लेकिन तभी मानो उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। उसके चेहरे का भाव पल भर में बदल गया। याद आते ही उसका बदन कड़ा हो गया।
उसने बिना एक पल गवाए पूरी ताकत से मन्नत को झटके से खुद से दूर कर दिया। मन्नत गहरी सांस लेते हुए बस उसे ही देख रही थी। वहीं वेदांश ने अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू में किया और अपनी नज़रें चुराते हुए रूखेपन से कहा, आप रेडी हो जाइए, हमें निकलना है। लेकिन मन्नत ने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर दोनों हथेलियों में उसका चेहरा थाम लिया। वेदांश की नज़रें अन्यास उसकी आंखों से जा मिली। मन्नत की पलकों पर हल्की नमी उतर आई थी। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ वी, आप खुद को मेरे पास आने से क्यों रोक रहे हैं? उसने एक पल रुककर उसकी आंखों में झांका। अगर आपकी नाराज़गी इसकी वजह है तो मैं शिकायत नहीं करूँगी। मुझे पता है मैंने गलतियाँ की है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए। उसकी आवाज़ भर आ गई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि मुझे यकीन है कि एक दिन यही प्यार आपकी सारी नाराज़गी और हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा देगी। वेदांश खामोश खड़ा रहा। मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, और यह मत सोचिए कि मैं आपको लुभाने की कोशिश कर रही हूँ या आपको बदलना चाहती हूँ। नहीं वी, मैं सिर्फ अपने पति से अपना हक मांग रही हूँ। अगर आप मुझे वो हक नहीं देंगे तो मुझे लेना आता है वी। उसकी आंखों से एक आंसू ढुलक पड़ा। बाकी फैसला आपका है वी। इतना कहकर मन्नत ने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे से हटा लिया। वेदांश की मुठ्ठियां कस गई। उसकी सांसें पहले से भी कहीं ज्यादा भारी हो चुकी थी। वह जानता था अगर वह एक पल और रुका तो शायद अपने बनाए सारे बंधन तोड़ देगा। उसने गहरी सांस ली, बिना पीछे मुड़े बस इतना कहा, जल्दी तैयार हो जाइए, हमें देर हो जाएगी। और अगले ही पल वह तेज कदमों से वॉशरूम से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज़ के साथ ही मन्नत के होठों पर शरारती मुस्कान लौट आई। वह आईने में खुद को देखते हुए धीरे से बोली, मेरे सख्त वीर, आपकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मन्नत हार मानना नहीं जानती। एक दिन आपके दिल की सारी दीवारें मैं खुद गिराऊंगी। ये कहते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई और वह तैयार होने लगी। कुछ देर बाद मन्नत पूरी तरह रेडी होकर नीचे हॉल में आ गई। वेदांश पहले से ही उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लूना वहां से जा चुकी थी। दरअसल मन्नत का मन संध्या जी को देखने का था, इसलिए उसने ही वेदांश से राठौर मेंशन चलने की बात कही थी। जैसे ही वेदांश की नज़र मन्नत पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह गया। कुछ देर पहले वॉशरूम में जो हुआ था उसकी झलक अब भी दोनों की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। फर्क बस इतना था कि मन्नत के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और वेदांश अपनी झिझक को हमेशा की तरह सख्त चेहरे के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी नज़रें चुराई, अपने कोट के बटन ठीक किए और खुद को संभालते हुए धीमे स्वर में कहा, चलिए। वेदांश जैसे ही आगे बढ़ने लगा, मन्नत ने बिना एक पल गवाए फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। उसने सिर्फ हाथ पकड़ा ही नहीं, बल्कि अपनी उंगलियों को वेदांश की हथेलियों में पूरी तरह फंसाकर लॉक कर दिया। दोनों के हाथ एक दूसरे की गिरफ्त में कस चुके थे। वेदांश ने झटके से अपनी गर्दन घुमाई और मन्नत के हाथ को देखा, फिर मन्नत के चेहरे पर नजर डाली। वहीं मन्नत ने अपनी आंखें मटकाई और बेहद खूबसूरत मुस्कान के साथ बोली, नाराज आप है वी, मैं नहीं हूँ। मैं तो अपने वी के साथ बिल्कुल वही सब करूँगी जो मैं हमेशा से करती आई हूँ। अगर आप में इतनी हिम्मत है और आप खुद को रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाइए, लेकिन मैं अपना हक जताना कभी नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर वेदांश ने गहरी सांस ली। उसके होठों पर एक बेहद हल्की सी मुस्कान आई, जिसे उसने अगले ही पल छिपा लिया। बिना कुछ कहे उसने भी मन्नत का हाथ थोड़ा और मजबूती से थाम लिया। उस एक छोटे से स्पर्श ने मन्नत को बता दिया कि नाराजगी अब भी थी, लेकिन प्यार भी कहीं गया नहीं था। मन्नत की मुस्कान और खिल उठी। दोनों साथ साथ बाहर निकले। कुछ ही देर बाद वह कार में बैठे और राठौर मेंशन की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर कार में खामोशी थी, लेकिन दोनों के जुड़े हुए हाथ उस खामोशी से कहीं ज्यादा बातें कर रहे थे। वहीं राठौर मेंशन सहानी अपने कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए हॉल में पहुंची। लेकिन आज हॉल का माहौल कुछ अलग ही था। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। सहानी ने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो उसकी नज़र सेंटर टेबल पर रखे एक बेहद खूबसूरत सुनहरे रंग के इनविटेशन कार्ड पर जाकर ठहर गई। कार्ड की डिज़ाइन इतनी शाही थी कि पहली नज़र में ही किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले।
उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, राठौर परिवार सादर आमंत्रित है, और नीचे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिखा था, सिद्धार्थ रायचंद। सहानी के होठों पर हल्की सी मुस्कान तर गई। तभी अंगद ने कार्ड हाथ में उठाते हुए कहा, ये सिद्धार्थ रायचंद आखिर है कौन, और इन्होंने हमारे पूरे परिवार को स्पेशल इनविटेशन क्यों भेजा है? सभी के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे, लेकिन सहानी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। वाह सिद्धार्थ, मुझे अलग से फ़ोन करके बुलाया, भाई के लिए अलग इनविटेशन भेजा और पूरे परिवार के लिए अलग कार्ड। सबको अलग अलग तरीके से इनवाइट करने का आइडिया तो सच में नया है और बुरा भी नहीं है। वह मुस्कान दबाने की कोशिश करने लगी। तभी ओम जी कार्ड को गौर से देखते हुए बोले, लगता है कोई बड़ा बिजनेसमैन है, शायद वेद का नया बिजनेस पार्टनर या कॉम्पिटिटर। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ आगे कहा, हम लोगों में से भला कौन जाएगा, बच्चे ही चले जाएंगे। वैसे भी शहर में नए हैं तो उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा। इतने में नूतन जी ने नाराजगी से गहरी सांस छोड़ी और बोली, बच्चे तब जाएंगे ना डैड, पहले वेद घर तो आ जाएं। उनकी आवाज़ में साफ झुंझुलाहट थी। 2 दिन हो गए, घर का रास्ता ही भूल गए हैं वेद। पता नहीं फार्म हाउस में क्या ऐसा काम है कि घर आने की भी फुर्सत नहीं मिलती। उन्होंने गुस्से में मेज़ पर रखा कप जरा सा खिसका दिया। दीदी की तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं है। कितनी बार फ़ोन किया, लेकिन एक बार भी फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं समझे। समझ में नहीं आता आखिर इतना बिजी किस बात में रहते हैं। उनकी आंखों में नाराज़गी और बढ़ गई, और जब से वो लड़की वापस आई है, उन्होंने मन्नत का नाम तक लेना उचित नहीं समझा। हमारे वेद पहले वाले वेद रहे ही कहाँ, फिर से वही बन गए हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो लड़की हमेशा से चाहती थी। राठौर मेंशन से ज़्यादा समय अब फार्म हाउस में बिताते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहीं शिफ्ट होकर रह गए हो। नूतन जी के शब्दों में साफ तंज और नाराज़गी थी। उन्हें घर परिवार की कोई चिंता ही नहीं रह गई है डैड, बस उस लड़की के साथ रहना है, हमसे कोई मतलब ही नहीं रहा। उनकी बात खत्म होते ही पूरे हॉल में एक भारी सा सन्नाटा छा गया। किसी ने भी उनकी बात का तुरंत जवाब नहीं दिया। सालू के होठों पर पल भर के लिए संतुष्टि की हल्की सी मुस्कान उभरी, मानो नूतन जी की हर बात उसके मन की आवाज़ हो। तभी सहानी हल्का सा मुस्कुराकर शांत स्वर में बोली, मॉम, आप हर बात का कारण मनु को ही क्यों बना देती हैं? उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं बल्कि सच्चाई थी। भाई पहले भी फार्म हाउस में रहते थे। जब मनु यहाँ नहीं थी तभी कई कई दिनों तक वहीं रुक जाते थे। फिर अब अचानक सारी गलती सिर्फ उसी की कैसे हो गई? नूतन जी कुछ कहने ही वाली थी कि सहानी ने आगे कहा, और मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई को हमारी परवाह नहीं है। उन्हें इस परिवार की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है। बस अभी बड़ी माँ की तबीयत और काम दोनों साथ में हैं, इसलिए ज़्यादा बिजी हो गए हैं। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वैसे मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। इतना कहते ही हॉल में बैठे सभी लोगों की नज़रें सहानी पर टिक गई। अंगद ने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है बेटा? सहानी ने सहज भाव से कहा, मैं सिद्धार्थ रायचंद से पहले भी मिल चुकी हूँ। उसके इतना कहते ही सबकी भव्य एक साथ सिकुड़ गई। हॉल में एक पल को सन्नाटा छा गया। सहानी मुस्कुराई, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। वह आराम से सोफे पर बैठ गई और बोली, जब मैं सिंगापुर में पढ़ाई कर रही थी तब हमारे कॉलेज में बिजनेस स्ट्रैटेजी पर एक स्पेशल सेशन रखा गया था। उस सेशन के लिए सिद्धार्थ रायचंद गेस्ट प्रोफेसर बनकर आए थे। उसकी आंखों में पुरानी यादों की हल्की सी चमक उतर आई। वहीं पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट्स और डिस्कशन की वजह से कई बार बात हुई। बस वहीं से एक अच्छी प्रोफेसर स्टूडेंट वाली जान पहचान हो गई। वह मुस्कुराकर आगे बोली, अब वो मुंबई आ चुके हैं और भाई के साथ उनके कई बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट्स पर काम होने वाले हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने पूरे परिवार को इनवाइट किया है। उसकी बात सुनकर सबका ध्यान अब सिद्धार्थ रायचंद पर चला गया, लेकिन नूतन जी का ध्यान कहीं और था। वह लगातार सहानी के चेहरे को गौर से देख रही थी। सहानी जब जब सिद्धार्थ का जिक्र कर रही थी, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती और होठों पर अनजाने में मुस्कान तैर जाती। यह बदलाव एक माँ की नज़र से छिप नहीं सकता था।
नूतन जी के चेहरे पर पहली बार एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते पूछा, अच्छा, तो लगता है बेटा आप सिद्धार्थ रायचंद को काफ़ी अच्छी तरह जानती हो। अचानक पूछे गए इस सवाल से सहानी एक पल के लिए सकपका गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगी। वह तुरंत खुद को संभालते हुए बोली, नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। वह हल्का सा मुस्कुराई। हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेसर और स्टूडेंट का था और बाद में बस थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना कहकर उसने जल्दी से नज़रें झुका ली। अगर बातें खत्म हो गई हो तो मैं अपने कमरे में जाऊं? किसी के कुछ कहने से पहले ही वह वहां से उठी और तेज कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। वह जितनी जल्दी वहां से निकलना चाहती थी उतनी ही जल्दी उसके कदम बढ़ रहे थे। वहीं नूतन जी उसे जाते हुए देखती रही। उनके होठों पर धीमी सी मुस्कान फैल गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है मेरी बेटी के दिल में किसी ने हल्की सी दस्तक दे ही दी है। उनकी आंखों में पहली बार सहानी के फ्यूचर को लेकर एक नई उम्मीद चमक उठी। कुछ ही देर बाद वेदांश की कार राठौर मेंशन के मेन गेट के सामने आकर रुक गई। मन्नत ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, आप अंदर नहीं आएंगे? वेदांश ने घड़ी पर नजर डालते हुए शांत स्वर में कहा, नहीं, ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे अभी निकलना होगा, आप अंदर जाइए। मन्नत ने हल्का सा मुंह बनाया, लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा दी। उसने धीरे से वेदांश का हाथ छोड़ा। पूरा रास्ता उसने उसकी हथेली अपने हाथों में थामे रखी थी और वेदांश ने भी एक बार उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। मन्नत कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी वह अचानक पलटी। वेदांश कुछ समझ पाता उससे पहले ही मन्नत झुककर उसके गाल पर एक हल्का सा किस कर दिया। बाय वी, शरारती मुस्कान के साथ कहा और बिना उसके जवाब का इंतजार किए तेजी से राठौर मेंशन के अंदर भाग गई। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। उधर वेदांश वहीं बैठा रह गया। अनायास उसका हाथ अपने गाल पर चला गया, जहां अभी भी मन्नत के स्पर्श की गर्माहट बाकी थी। उसके होठों पर एक सच्ची बेहद हल्की मुस्कान उभरी। वह धीमे से बुदबुदाया, अच्छी कोशिश है जान। जान, यह शब्द उसके होठों से कई दिनों बाद निकला था। बस अफसोस इतना था कि यह शब्द मन्नत सुन नहीं पाई। वेदांश की आंखों के सामने 3 साल पुरानी यादें तैर गई, जब मन्नत राव के कैंप से लौटकर मुंबई आई थी। जब वेदांश को अपने प्यार का एहसास हुआ था, तब वह खुद ऐसे ही छोटी छोटी शरारतों से मन्नत को अपने प्यार का एहसास दिलाया करता था, और आज वही सब कुछ मन्नत कर रही थी। किस्मत ने बस दोनों की जगह बदल दी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान अब भी थी, लेकिन आंखों की गहराई में छिपा दर्द और खालीपन अभी भी वैसा ही था। उसने आखिरी बार राठौर मेंशन के दरवाजे की ओर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मन्नत सुरक्षित अंदर पहुंच चुकी है, तब उसने गहरी सांस ली, कार स्टार्ट की और बिना कुछ कहे सीधे ऑफिस की ओर निकल गया। कुछ ही देर में वेदांश से सीधे ऑफिस पहुंचा। वह अपने केबिन में आया। मीटिंग शुरू होने में अभी लगभग 1 घंटा बाकी था। जैसे ही उसकी नज़र अपनी टेबल पर पड़ी, सुनहरे अक्षरों वाला सिद्धार्थ रायचंद का इनविटेशन कार्ड उसकी आंखों में उतर आया। उसने कार्ड हाथ में उठाया। उसके होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभरी, लेकिन आंखों की गहराई बता रही थी कि उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। उसी समय केबिन का दरवाजा खुला। अंदर मयंक और कबीर आए। दोनों के हाथों में भी वही इनविटेशन कार्ड थी। पल भर में पूरे केबिन का माहौल गंभीर हो गया। मयंक एक कार्ड को हवा में लहराते हुए मुस्कुराया और बोला, तो किंग, पार्टी में जाना तो बनता है, आखिर इतनी शिद्दत से बुलाया है उन्होंने। कबीर ने भी गहरी सांस लेकर कहा, सोचा नहीं था कि मिस्टर रायचंद हमसे मिलने के लिए इतनी जल्दी बेचैन हो जाएंगे। लगता है हमारी मुलाकात का उन्हें बेसब्री से इंतजार है। वेदांश ने कार्ड वापस टेबल पर रखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। जब किसी ने खुद बुलाया हो तो मेहमान बनकर जाना हमारा फर्ज है कबीर। अब बुलाया है तो जाएंगे भी, और करीब से जानेंगे कि आखिर सिद्धार्थ रायचंद की रहस्यमयी दुनिया में ऐसा क्या है जिसे वो सबसे छिपा कर रखता है। तीनों के होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। तभी दरवाजा दोबारा खुला। लूना तेज कदमों से अंदर आई और बोली, किंग, जैसा आपने कहा था, क्वीन की कल वाली पूरी ट्रेनिंग का वीडियो मैंने रात में ही सर्कुलेट कर दिया था। जिस तक वह वीडियो पहुंचना चाहिए था, उम्मीद है अब तक पहुंच चुका होगा। यह सुनते ही कबीर ने भव्य सिकुड़ ली और पूछा, लेकिन मनु की ट्रेनिंग का वीडियो वायरल करने की जरूरत ही क्या थी?
लूना जवाब देती उससे पहले ही वेदांत शांत लेकिन ठंडी आवाज़ में बोला, मिस्टर एक्स जहाँ भी है उसे यह यकीन होना चाहिए कि मन्नत अब बदल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है उसके लोगों में से कोई ना कोई यह वीडियो जरूर उस तक पहुंचा देगा। कबीर ने फिर गहरी सांस छोड़ी और कहा, मतलब तुम जानबूझकर मिस्टर एक्स को बाहर निकालना चाहते हो? वेदांश की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, वीडियो सिर्फ मिस्टर एक्स के लिए नहीं था कबीर, मेरा असली निशाना आयुष था। दोनों ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वेदांश अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। आयुष तक यह खबर पहुंचाना बहुत जरूरी था। तभी मयंक ने वेदांश को देखते हुए पूछा, लेकिन इससे तो वह और भी ज्यादा भड़क जाएगा वेद। उसे तो यही लगेगा कि तुमने हमेशा की तरह उसे नहीं मनु को चुना है। वेदांश की नजरें अब भी टेबल पर रखे सिद्धार्थ रायचंद के इनविटेशन कार्ड पर टिकी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ पल बाद उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा, प्लान मत भूलो मयंक, इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। फिर वेदांश की नजरें एक एक करके सब पर गई। फिलहाल हमारा पूरा फोकस सिर्फ एक इंसान पर है, सिद्धार्थ रायचंद। उसने इनविटेशन कार्ड उठाकर अपनी उंगलियों के बीच घुमाया। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। किसी के बुलावे को ठुकराना अच्छी बात नहीं होती, खासकर तब जब सामने वाला इतनी बेसब्री से हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। वह हल्का सा मुस्कुराया और आगे बोला, इसलिए किसी को निराश नहीं करना चाहिए कबीर। आज रात पार्टी का पूरा आनंद लिया जाएगा। एक पल रुककर उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई, और साथ ही यह भी तय होगा कि शिकारी कौन और शिकार कौन। उसकी आखिरी बात सुनते ही केबिन में मौजूद तीनों की होठों पर भी हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ गई। शाम की पार्टी अब सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि दो शातिर खिलाड़ियों की पहली खुली चाल बनने वाली थी। सिद्धार्थ रायचंद की पार्टी में होगी दो शातिर खिलाड़ियों की पहली आमने सामने की भिड़ंत। कौन होगा शिकारी और कौन बनेगा शिकार? क्या वेदांश का प्लान सफल होगा या दुश्मन पहले ही उसकी हर चाल समझ चुके हैं? जानने के लिए पढ़ना मत भूलिए मन्नत एक जुनून भाग 48। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।